हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और ये एएलपी का जो आज 21वां सीरीज है सेट है, हम इसको आज करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए समय को ना व्यतीत करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बेहतरीन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताया हूं कि जब भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कीजिए तो न्यूमेरिकलों को पढ़ने के साथ साथ जो दिया हुआ वैल्यू है उन वैल्यू को लिखते चलिए। उसके बाद से डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 केजी भार की वस्तु को, तो 5 केजी जैसे आया तो समझ में आया होगा कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी। तो ये कितना केजी दिया है? 5 केजी दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो ऊंचाई मतलब यच कितना मीटर? 4 मीटर। ठीक है, उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो जी है, ये जी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये हमारा ऊंचाई होता है, ये हमारा द्रव्यमान होता है। तो या तो इसको ये भी मतलब ये इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट अप करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह किस फार्मूले में आता है। ठीक है, तो W = mgh वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है m 5 kg और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड और h दिया है 4। अब यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, गुणे 10। ठीक है, अब ये टोटल आया हमारे पास 200। क्या ये कार्य निकालना है तो कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? जूल। तो ये हो जाएगा 200 जूल। कितना हो जाएगा? 200 जूल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये भी शानदार न्यूमेरिकल है। यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। तो ये प्रतिध्वनि होता क्या है? तो जो स्रोत के द्वारा जो बोली गई होगी, ठीक है, स्रोत। ठीक है, किसके द्वारा? स्रोत, श्रोता के द्वारा, ठीक है, बोली गई जो होगी। ठीक है, और बोलने के बाद परावर्तक। ठीक है, परावर्तक मतलब अगर जब भी हम क्या करते हैं कोई भी आवाज निकालते हैं तो वह टकरा मतलब ठोस पदार्थ से टकरा कर वापस आती है, वही परावर्तक होता है। तो यही कह रहा है कि प्रतिध्वनि जो है वो कितना है? प्रतिध्वनि जो दिया है हम लोग को, प्रतिध्वनि, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेकंड। कितना सेकंड? 3 सेकंड में टकरा कर वो वापस आ जाती है। अब कह रहा है कि ध्वनि की जो गति है, ठीक है, वह जो ध्वनि हम बोल रहे हैं, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, ठीक है, ध्वनि की गति जो है ये कितना दिया है? 342, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है स्रोत से परावर्तक सतह के से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है क्या? तो दूरी। तो हम दूरी निकालेंगे तो 3 × 342 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आज जो ये हमारा समय है ना, इसको आधा कर लेते हैं। तो हम पहले पूरी दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप पूरी दूरी को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 कर दो, हाथ में आया 3 × 3 = 9 और ये 3 × 2 = 6। ठीक है, इसको सही कीजिए। ये 3 × 2 = 6 और 4 × 3 = 12 कर दो, हाथ में 1, 3 × 3 = 9, 1 = 10। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसी दूरी को हम लोग क्या करेंगे कि आधा कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे 5, ठीक है, 2, 3 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 513 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को रटना नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन दिया है प्रतिध्वनि ध्वनि की गति, तो हम समय को आधा कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे? इसका
गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास तभी भी आंसर आ जाएगा। प्रतिध्वनि और ध्वनि की गति प्रतिध्वनि को आधा करने पे और इसमें गुणा करने पे इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया ऑप्शन ए 513 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये कितना बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, कह रहा है कि वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। सही बात है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। कौन, क्षार, ठीक है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब छालनी, ठीक है। तो ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित, कौन, क्षार। तो ये भी सही है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है वे नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित, ये क्या है, अम्ल है, अनिल, ठीक है। ये क्या है, अनिल। बात समझ में आया, ये अनिल। तो ये क्या आ जाएगा, ये अम्ल का, तो ऑप्शन ये जो सी है ये सही हो जाएगा। और उनका स्वाद कैसा होता है, क्षार का जो स्वाद होता है ये कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कड़वा होता है। बात समझा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षार का गुण कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी तीनों के तीनों क्या है, क्षार के गुण हैं, ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो जानवरों में पाए जाने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है, क्योंकि जो ऑक्सिन होता है ये पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में, ठीक है। पौधों में ये पाया जाने वाला हार्मोन है। जो इंसुलिन है ये भी जंतु में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, और ये भी। ये तीनों के तीनों थायरॉक्सिन, एडेनालाइन और इंसुलिन, ये तीनों के तीनों जंतुओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जो कि क्या है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, ये पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखना है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो टी समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है, दर्शाई जाती है। तो हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि ये देखिए विद्युत ऊष्मा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कि विद्युत ऊर्जा। तो हमको एक सूत्र पता है, यस इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र पता है, ठीक है। अब कह रहा है विद्युत ऊर्जा की, तो यहाँ पे हम लोग इसमें आर आई भी, ठीक, टी के बीच में रिलेशन निकालना है, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या कि ये आई स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं आई आर, ठीक है, इसको तोड़ के, और इसको आई टी, ठीक है। ये तभी भी यही है, ठीक है। अब हमको एक सूत्र पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई आर की जगह पे V लिखते हैं और ये आई टी हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो ये यश का सूत्र हमको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होगा, आप देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये उष्मा का भी आई टी, ये भी एक सूत्र है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा के रूप में कौन सा दर्शाया जा रहा है, भी आई टी, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो देखिए इसमें कौन सी अभिक्रिया, जब भी किसी चीज को जलाना हो तो वह दहन अभिक्रिया के माध्यम से संपन्न होगी। जब भी कोई क्रिया, किसी भी क्रिया में दहन अगर होगा तभी वह क्या होगा, जलेगा, ठीक है। जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब भी कोई चीज जलती है तो वहां पे दहन अभिक्रिया पूर्ण रूप से होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न दिया है इसका
रिएक्शन कर लेते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पे, तो कार्बन जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है और क्या प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, जो कि यह क्या है, एक दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया, अभिक्रिया ये है, ठीक है, दहन अभिक्रिया है। बात समझ में आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि दहन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी हम वनस्पति तेल, ठीक है, वनस्पति तेल से, ठीक है, वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है, घी बनाते हैं, तो ये निकिल उत्प्रेरक की, ठीक है, निकिल जो उत्प्रेरक होता है, इसके उपस्थिति में बनाते हैं। यह जो क्रिया होती है ये हाइड्रोजनीकरण होती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और देखिए उत्प्रेरक का जो कार्य होता है, उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, यह अभिक्रिया की गति को धीमा या तेज करता है, ठीक है, धीमा, ठीक है, धीमा या तेज करता है। उत्प्रेरक का बस कार्य इतना ही होता है कि वह किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है, ठीक है। बस समझ में आया। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य ये होता है कि वह अभिक्रिया की गति को क्या करता है, धीमा या तेज करता है, ठीक है, जिससे अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से वनस्पति घी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। तो देखिए कार्य किन किन परिस्थितियों में मतलब शून्य होगा। कह रहा है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, बल लगने के बावजूद भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जबकि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं, अगर उस वस्तु में विस्थापन न हो, ठीक है, तो विस्थापन न हो मतलब वहां पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कल के पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आज भी दिया है। अब इस पे हम लोग जो कल डिस्कस किए थे उन तीनों बातों को समझ लेते हैं। कि सबसे पहली बात क्या था कि जब हम लोग बल और विस्थापन क्या होंगे, लंबवत होंगे। बल, ठीक है, बल एफ और विस्थापन जो है यस के, बल और विस्थापन के लंबवत हों, ठीक है, लंबवत हो, ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का अगर कोण बनता है, ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल ये 90 डिग्री जो हो रहा है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच थीटा का मान 90 डिग्री होते ही क्या हो जाएगा कि कार्य यहाँ पे शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू शून्य हो जाएगा। बस समझ में आया। दूसरी बात क्या है कि अगर विस्थापन आपका शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होता है, अगर बल शून्य है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन कंडीशनों में क्या हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आई होप। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जो कार्य होता है इसका सूत्र क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। जब दोनों के बीच में कार्य होगा, ठीक है, बल और विस्थापन होगा, वहां पे कार्य इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये देखिए, ये प्रश्न करा है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एक यहाँ पे देखिए, एक तत्व
स्पेस दिया, अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। स्थिरता मतलब ये भी प्रश्न कल के ही क्लास में दिया हुआ था और इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे 18वां वर्ग, 18 समूह जो पढ़े थे, 18वां समूह, ठीक है, या इसको वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पढ़े थे हम लोग कि इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस भी कहा जाता है, गैस भी कहा जाता है। इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इसको नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल गैस भी कहा जाता है। इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं और शून्य समूह निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो इन समूह का ये सारा 18वें समूह का ये सभी नाम है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था कि ये सभी जो तत्व होते हैं, ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? स्टेबल कंडीशन में होते हैं, स्टेबल कंडीशन में, ये स्टेबल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, जो 18वें समूह को, लेकिन ये किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के ये सभी के सभी जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? अस्थाई कक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 18वें समूह के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। पहला हीलियम, ठीक, नियॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक, जेनॉन, रेडॉन और ऑगनेंसन। ठीक है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है 2 है, इसका कितना है? 10 है, 18 है, 36 है, ठीक है, 54, इसका कितना है? 54 है, ठीक है, 54 है, और ये आपका हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 118। तो मैं कल बताया था कि इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 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 इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तो वो क्या होंगे? स्टेबल कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो तत्व हैं ये स्टेबल कंडीशन में, लेकिन ये जो 2 है ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये इसके बाहरी कोष में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं, मतलब स्टेबल तो है लेकिन इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये सभी के सभी क्या स्टेबल कंडीशन में है, सिवाय हीलियम के। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल एक डुप्लेट, केवल एक ऑक्टेट, ठीक, ठीक है, ऑक्टेव जो नियम था, ठीक है, ऑक्टेव कौन प्राप्त कर रहा है? तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगनेंसन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा होगा? केवल एक ऑक्टेव। ठीक है, केवल एक ऑक्टेव वाले जो तत्व होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ये स्टेबल कंडीशन प्राप्त कर लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? केवल एक ऑक्टेव। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ऑक्टेव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख प्राप्त उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? इस मैग्नीशियम कह रहा है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कह रहा है कि जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो जिसे, तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में घोलेंगे तो घोला जाता है तो क्या प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त होगा। बस समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको चेक कर लेते हैं। एक मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन।
तो ये हुआ हमारा मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क का मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड, एंटासिड, एंटासिड के रूप में। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका पीएच जो मान होता है ये कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले क्या बात थी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में मिलाए तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो सही बात है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? ये राख, सफेद राख प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, जिसे कह रहा है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। जिसे बनाने के लिए क्या करते हैं? पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखिए यहाँ पे सही कीजिएगा, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए कह रहा है, प्रश्न समझिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक, पानी में घोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये इसका करेक्ट लग रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसको हम लोग पानी में घोलते हैं तभी तो हमें प्राप्त होता है कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो हमको लगता है करेक्ट जो होगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, ये प्रश्न सीधा सीधा कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या पानी में मिलाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होते जाते हैं? उपजते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा प्रश्न। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये देखिए क्या कह रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। तो देखिए ये जो किसने खोजा था, यह ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का क्या अष्टक नियम का अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा खोजा गया है कि हर 8वां जो तत्व होगा वो क्या होगा? गुण समान होगा। मतलब जो पहला तत्व होगा वो 8वें के समान, जो दूसरा तत्व होगा 9वें के समान, जो तीसरा होगा वो 10वें के समान होगा। ठीक है, तो यह न्यूलैंड के द्वारा बताया गया था। यह नियम जो दिया गया था संगीत सुर पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? संगीत सुरों के आधार पे, संगीत सुरों के
के आधार पर दिया गया था। बात समझ में आया? संगीत सुरों के आधार पे। तो वो संगीत सुर कौन थे? ये था सा रे गा मा पा दा नी और अगला सा रहा। तो इसमें जो तत्व भरे गए थे वो सबसे पहला कौन था? लिथियम। उसके बाद से दूसरा कौन सा था? बेरिलियम, ठीक है, बोरान, ठीक, और उसके बाद से कौन था? कार्बन, ठीक है, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। अब इसके बाद से क्या था? सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से कौन सा? एल्युमिनियम, उसके बाद से सिलिकॉन, उसके बाद से फास्फोरस, और उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद से सल्फर, उसके बाद से क्लोरीन, उसके बाद से यहाँ पे क्या था? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद से कैल्शियम। तो ये अष्टक नियम में ये सारे तत्व दिए गए थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो आठवां जो मतलब कह रहा है 8वें तत्व के गुण पहले के समान थे। तो देखिए ये पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ये सातवां, देखिए सातवां हो गया ना। अब देखिए ये 8वां तत्व, ठीक है, ये 8वां। तो पहले का गुण 8वें से, दूसरे का गुण 9वें से, तीसरे का गुण 10वें के साथ क्या हो रहा है? समान हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा पता चलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बेहतरीन सा प्रश्न है। कह रहा है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय ताप कितना होगा। तो देखिए मानक कक्षीय ताप जो होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को केल्विन की बात कर रहा है, तो ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर क्या हम लोग लिखते हैं? केल्विन। ये सूत्र है, ठीक है, एक बेसिक सा ये क्या है? सूत्र है, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे हम लोग डिग्री सेल्सियस में ये 273 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कक्षीय ताप हम लोग को कितना दिया? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। तो अब 25 डिग्री को हम लोग 273 में जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 5 3 क्या हो जाएगा? 8, 7 2 क्या 9, ये हो जाएगा 2, तो 298 क्या हो जाएगा? केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन। तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है, नियरेस्ट क्या हमको दिख रहा है? 300, तो 300 ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन नियरेस्ट नहीं, ये तो कक्षीय ताप दिया है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन डी के बाद से अगला ई ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ई 298 केल्विन, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 200, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 300 केल्विन मतलब नहीं नियरेस्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे? 298 केल्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था क्योंकि, देखिए क्यों हो रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, अधिक संख्या में थे, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। किसमें थे? हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। यह आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था, इसमें ये बात समझ में आ गया। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए वायुमंडल क्या हो रहा था? आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था। बात समझ में आया? हाइड्रोजन सक्रिय था और क्या था? अधिक संख्या में थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये था आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न। अब मिलते हैं अगले पेपर में, ठीक है, अगले सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।